हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वो है इन्फ्लेशन। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। आपने कई बार सुना होगा घर में, बाहर या कहीं ना कहीं कि देखो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, महंगाई है। आपने घर में भी सुना होगा कि पहले के जमाने में पापा बोलते थे, मम्मी बोलती थी कि हमारे समय में इतने की सब्जी आती थी, इतने का कॉपी किताब आता था, इतने में पढ़ाई हो गई। आजकल देखो कितनी प्राइस बढ़ते जा रही है। तो डिटेल में जानेंगे कि महंगाई होता क्या है, ये किस किस चीज पे क्या होता है, डिपेंड रहता है, कितने प्रकार की महंगाई देखने मिलेगी। और साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि महंगाई के जो बढ़ रही है वो उसके बढ़ने का कारण क्या केवल एक ही चीज है या बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि भाई मंदी होती क्या है, जैसे आपने सुना होगा रिसेशन के बारे में। तो रिसेशन होता क्या है, इसको महंगाई को निकालने वाले क्या है, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालते हैं, और हमारे भारत में जो महंगाई का डेटा है वो किसके द्वारा निकाला जाता है। इस पूरे टॉपिक को चलिए डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैं शुरुआत करूं तो आपको बता दूं कि ये हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, इसके लिए हम लोग उसे दो पार्ट में बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। इसी प्रकार से पार्ट दूसरा भी आ जाएगा, तो जहां पर आप जो बचा हुआ टॉपिक इन्फ्लेशन का है उसको आप से कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता क्या। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, हमारा किसी किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे डिमांड, जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी है, और वो उसकी प्राइस कैसे वेरी करेगी, कैसे। इसको हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल से समझेंगे ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमें क्या खाना है, वड़ा पाव खाना है। अब वड़ा पाव में क्या क्या लगेगा हमारे, एक तो लगेगा ब्रेड जो पाव रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा आलू। तो हमें देखना है कि हम यदि सुबह शाम ज्यादा वड़ा पाव खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में किसकी डिमांड होते जा रही है, मार्केट में ब्रेड की डिमांड होते जा रही है। अब ब्रेड बनता किससे है, व्हीट से। व्हीट फ्लोर बोल सकते हैं या मैदा। तो मैक्सिमम क्या रहता है, मैदा से हमारा ब्रेड बनता है जो नुकसानदायक करता है। और व्हीट क्या करेगा, कोई फार्मर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किसान। यदि मार्केट में क्या है, किसान क्या करेगा, गेहूं की पैदावार ज्यादा करेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में गेहूं ज्यादा होगा। गेहूं ज्यादा होगा, उसकी सप्लाई बराबर होगी, तो क्या होगा, ब्रेड भी क्या होगा, अच्छा खासा हमें देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड देखना पड़ेगा। और डिमांड करने के बाद जो उसकी सप्लाई हो रही है वो मार्केट में ज्यादा है कि नहीं, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। तो किसी भी सामान को हम जब खरीदने जाते हैं तो वो मार्केट में कितना अवेलेबल है लोगों के डिमांड के हिसाब से। मान लेते हैं कि यहाँ पर अ, अपन ले लेते हैं एक सिटी ले लेते हैं, उसका नाम है वर्धा। गांधी जी ने वर्धा आश्रम की स्थापना की थी 1934 में। तो मान लेते हैं वर्धा में कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं। अब 100 लोग क्या करते हैं, सुबह शाम वड़ा पाव खा रहे हैं या फिर सैंडविच खा रहे हैं या ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। तो मार्केट में क्या है, अच्छी खासी ब्रेड की डिमांड है, उतना ही मैदा आ रहा है। तो 100 लोगों के हिसाब से मान लीजिए हर कोई एक एक ब्रेड खाता है, तो दिन में भी क्या है, मान लो डेली के 100 ब्रेड यहाँ पर वर्धा में पहुंच रहे हैं, तो उसकी प्राइस भी क्या रहेगी, मान लेते हैं 1 रुपया होगा। कितनी हो रही है, 1 रुपया। तो वर्धा में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और हर कोई क्या खाता है, एक एक ब्रेड खाता है, और हर बेड की प्राइस कितनी है, 1 रुपया है। तो उसके हिसाब से क्या है, डिमांड 100 लोगों की है, सप्लाई भी बराबर हो रही है, और प्राइस भी वेरी कर रहा है। बट किसी केस में मान लेते कभी सूखा पड़ गया या फिर कभी साइक्लोन आ गया, कहीं तूफान आ गया, तो उस साल क्या होगा, गेहूं की जो पैदावार है वो कम हुई। यदि गेहूं मार्केट में कम हुआ तो मैदा भी कम निकला, मैदा कम निकला तो ब्रेड भी कम बना। तो मान लेते हैं यहाँ पर 100 लोग डेली के 100 ब्रेड खाते थे, बट मार्केट में कितना पहुंचा, केवल 50 ब्रेड। बिकॉज क्या हो गया था, यहाँ पर सूखा पड़ गया था या खेती किसानी अच्छे से नहीं हो पाई। तो सीधी सी बात है,
तो अब कहीं ना कहीं हर कोई बोलेगा मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए। तो उसके बाद से क्या हो जाएगी, अब क्या करेंगे, जो पहले 1 रुपए का ब्रेड आता था, अब उसका प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो भी शॉपकीपर इसको बेचने वाला रहेगा, वो बोलेगा मेरे पास केवल 50 ब्रेड है, तो खाने वाले कितने, 100 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, मैं क्या करूंगा, 2 रुपए में एक ब्रेड बेचूंगा, जिसको खरीदना है तो खरीदे। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, दो दो लोग मिलके 2 ब्रेड खरीद लेते हैं, तो दो लोग आधा आधा खा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पहले 1 रुपए का ब्रेड आ रहा था, अब कितने का आने लगा, 2 रुपए। मान लो इनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो बोले कि नहीं नहीं, हम 2 रुपए में नहीं खरीदेंगे, मेरे को 5 रुपए में बेचना है। क्या आप 5 में खरीदने को तैयार हो? तो यहाँ पर जिनके जिनके पास क्या होगा, 5 रुपया होगा, वो ब्रेड खरीद लेगा। तो पहले ब्रेड 1 रुपए का आ रहा था, फिर धीरे धीरे कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 5 हो गया। कुछ समय बाद इनके पास इनकम जाता है, तो वो बोलेंगे नहीं, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ब्रेड की प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। इस प्रकार से मार्केट में बार्गेनिंग होती है। बट मान लो धीरे धीरे ब्रेड क्या हो गया, हमें पहले 50 मिल रहा था, अभी धीरे धीरे कितना आ गया, 10 रुपया, 10 ही आ गया। खाने वाले कितने, 100। अब इनके पास डिपेंड करता है कि कितना पैसा है, कितना नहीं। अब मान लो पहले इनकी इनकम क्या थी, बहुत ही कम थी। मान लो पहले वो लोग कितना रुपए कमाते थे, 1000 रुपए कमाते थे। अब ये लोग कितना कमा रहे हैं, 10,000 रुपीज कमा रहे हैं। तो इनके पास खरीदने की क्षमता ज्यादा है। अब 100 के 100 लोग 10,000 रुपए कमा रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, या हो भी सकता है। अब डिपेंड करता है कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं। उसके हिसाब से पहले वो 1 रुपए में खरीदने को तैयार थे। अब मार्केट में क्या हो जाएगा, केवल 10 ही ब्रेड रहेगा। अब जब 10 ब्रेड होगा, तो हर कोई बोलेगा कि नहीं, हम 1 में नहीं खरीदेंगे, मैं 5 रुपए में खरीदूंगा, मैं 10 में दूंगा, मैं 15 दूंगा, 20 दूंगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, मार्केट में बार्गेनिंग होगी। तो पहले 5 में मिलता था, 10 में मिलता था, फिर एक ब्रेड कितने का आ जाएगा, फिर 100 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 100 रुपए में ब्रेड खरीदने के लिए क्या हो गया, लोग रेडी हो गए। क्यों रेडी हो गए, क्योंकि इनकी इनकम भी तो क्या हो गई, बढ़ गई। पहले इनकम इनकम कितनी थी, 1000 रुपया। अब इनकी इनकम कितनी हो रही है, 10,000 रुपीज हो रही है। इसीलिए उनको 100 रुपया देने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद समझ में आ गया होगा कि ये प्राइस कैसे बढ़ती है, कैसे नहीं, समझ में आ गया। तो प्राइस बढ़ने का रीजन रहता है, वो है लोगों के पास पैसा है कि नहीं। यदि लोगों के पास बराबर मात्रा में पैसा पहुंच रहा है, तो सही है। और यदि किसी की इनकम बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और यहाँ पर सप्लाई कम हो गई, तो लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए पहले ब्रेड कितना था, 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 10 हुआ, अब 1 हो गया। खरीदने वाले कितने, 100 लोग। दुकानदार बोलेगा मेरे पास एक ही ब्रेड है, अब हर कोई बोलेगा मुझे चाहिए। तो पहले वो 100 में बेच रहा था, अब एक व्यक्ति ने बोला ठीक है, मैं आपको 200 दे देता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला मैं कितना देता हूँ, 500 रुपये देता हूँ। क्योंकि इनके पास क्या है, 10,000। मान लो इसमें से एक व्यक्ति बोला कि मेरी इनकम कितनी है, 1 लाख रुपया। यदि वो 1 लाख की इनकम रखता है, तो वो बोलेगा टेंशन मत लो, ये 500 200 बहुत छोटा है, मैं एक बेड 1,000 में खरीदने को तैयार हूँ। तो यदि यहाँ पर किसी की इनकम 1 लाख हो रही है, 2 लाख हो रही है, 5 लाख हो रही है, बढ़ते जा रही है, तो वो 1,000 रुपया उसके लिए बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। बट जो व्यक्ति 1,000 रुपया कमाता है, उसके लिए 1,000 रुपये क्या रहेगी, बहुत बड़ी बात रहेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाले एग्जाम्पल्स, कि किस प्रकार से मार्केट में महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने के क्या रहेंगे, बहुत सारे फैक्टर देखने मिलते हैं। तो ये आपको मैंने डिटेल में बताने का ट्राई किया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब थोड़ा और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक्टर है, उसका नाम है टाइगर श्रॉफ। उसके पास कुछ 300 रुपए पड़े थे। तो 26 जनवरी को वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया। अब खाली हाथ तो गया नहीं होगा, तो उसने बोला होगा क्या लेके जाओ, मिलने जाना ही है किसी फ्रेंड से। तो बोला कि चलो मैं चॉकलेट खरीद लेता हूँ। तो वो एक कैडबरी का चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान गया। तो वहां दुकानदार ने बोला कि जो कैडबरी सिल्क आ रही है, वो अभी 90 रुपए की है। तो इसने बोला 300 रुपए है मेरे पास, तो चलो मैं 3 चॉकलेट खरीद लेता हूँ। तो 270 रुपीज का क्या हो गया, 3 चॉकलेट हो गए। टाइगर श्रॉफ ने बोला यार 30 रुपए में चलो आना जाना भी हो जाएगा, तो अपने लिए अच्छा है।
तो ये क्या किया, 270 रुपये में 3 चॉकलेट ले लिया और अपने फ्रेंड से मिलने गया था सही दिशा में, तो वहां पर उसको चॉकलेट दे दिया और बात बन गई। समय निकलते गया, दोस्ती अच्छी होती गई। अब टाइगर श्रॉफ का क्या हो गया, उसने बोला कि चलो आज फैसला हो जाए कि ये मेरी है कि किसी और की। तो उसने बोला कि चलो आज तो अपन चॉकलेट देके इम्प्रेस कर लेंगे। बट क्या हुआ, अब वो बॉडी बनाने में ध्यान देता है, तैयारी तो करता नहीं है, तो उसे करंट अफेयर पता नहीं था। 1 फरवरी को ही कैडबरी मालिक ने क्या कर दिया था, मार्केट में अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम चॉकलेट की सप्लाई या प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। अब इस समय क्या था कि मार्केट में चॉकलेट की सप्लाई बराबर बनी थी, इसलिए उसकी प्राइस कितनी मिल रही थी आपको, 90 रुपए की मिल रही थी। बट 14 फरवरी आते आते क्या हो गया, मार्केट से पूरा चॉकलेट क्या हो गया, एकदम कम हो गया। अब टाइगर श्रॉफ किसी दुकान में गया और उसे बोला कि भाई मुझे चॉकलेट दे दो, तो दुकानदार बोला कि मेरे पास तो चॉकलेट का स्टॉक खत्म हो गया, अब नहीं है। फिर दूसरे दुकान में गया, दूसरे दुकान ने बोला कि मेरे पास भी चॉकलेट नहीं है करके। अब ऐसा करते करते टाइगर श्रॉफ अलग अलग दुकान में गया, तो वहां पर किसी एक दुकान में मिला कि ठीक है मेरे पास चॉकलेट है, 3 ही बचे हैं, वो भी खत्म होने वाला है। तो टाइगर श्रॉफ ने बोला ठीक है मुझे दे दो, मैंने पिछले बार भी 90 रुपए में लिया था, इस बार आपसे 90 रुपए में एक चॉकलेट ले लेता हूँ। और उसके पास कितने रुपए थे, 300 रुपए थे इस बार भी। तो पैसे उतने थे, बट उसे ये नहीं पता था कि मार्केट में चॉकलेट कम हो गया या फिर बंद हो गया, नहीं तो वो पहले से खरीद के रख लेता। अब 14 फरवरी को तो देना ही था, अब नहीं देंगे तो फिर कब देंगे, वो वाली बात हो जाती है। जैसे ही 90 रुपए में ये चॉकलेट लेने वाला था, पीछे से कौन आ गया, कार्तिक आर्यन। अब कार्तिक आर्यन आया तो बोला कि यार मेरे को भी देना है कृति सेनन को, अब नहीं दूंगा तो कब दूंगा। अब दोनों बहस करने लगे कि मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, मुझे 3 चॉकलेट चाहिए। तो कार्तिक आर्यन ने बोला कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं एक काम करता हूँ, दुकानदार को 90 रुपए नहीं, मैं आपको 150 रुपीज के एक चॉकलेट खरीदने को तैयार होता हूँ। तो मतलब 3 चॉकलेट कितने के हो जाएंगे हमारे, 450 रुपीज की। ठीक है, जैसे ही कार्तिक आर्यन खरीदूंगा बोला, वैसे ही पीछे से कौन आ गया, शुभमन गिल। उसने बोला कि मुझे भी देना है, नहीं तो सारा किसी और की भी हो सकती है, इसलिए वो बोला कि मुझे चॉकलेट देना है तो मुझे भी 3 चाहिए। अब कार्तिक आर्यन बोला मैं तो एक चॉकलेट 150 में खरीद रहा हूँ करके। तो शुभमन गिल बोला कि मेरे पास तो पैसा ज्यादा है, मैं आपको एक चॉकलेट के कितना रुपए दे सकता हूँ, 200 रुपए दे सकता हूँ। तो ये दुकानदार के लिए क्या था, एकदम अच्छा डील था कि उसका एक चॉकलेट जो 90 रुपए में मिल बेचने वाला था, वो अभी कितने में खरीदने को तैयार हो गए लोग, 200 में। इसका मतलब आपने क्या देखा कि इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में क्या हो गई, चॉकलेट की क्या थी, सप्लाई बिल्कुल कम हो गई थी और डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। और डिमांड ज्यादा थी इसलिए क्या हो गई, जो चॉकलेट पहले 90 रुपए का मिल रहा था, अभी कितने का मिलने लग गया, 200 रुपए में। तो जब कभी किसी की प्राइस सडनली इंक्रीज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं। उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई किसको बोलते हैं, किसको नहीं। तो यहाँ पर हमने एक बार थोड़ा डिटेल में समझा था कि कैसे कैसे डिमांड होती है और कैसे कैसे प्राइस बढ़ती है। अब तीनों में कॉमन क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के तो वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बट जब भी मैं महंगाई बोलूँ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो वो आना चाहिए कि मार्केट में क्या, कहीं ना कहीं क्या होगा, क्रेडिट फ्लो क्या होगा, ज्यादा हुआ होगा। मार्केट में क्रेडिट फ्लो क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, क्रेडिट फ्लो ज्यादा हुआ होगा, तभी आपको क्या देखने मिल रही है, महंगाई देखने मिल रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो इन्फ्लेशन किस पर डिपेंड करेगा, डिमांड, सप्लाई और प्राइस पे। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन रहता है वो है क्रेडिट फ्लो। इनके पास भी पैसा है तभी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं, इनके पास भी पैसा है तभी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं, इनके पास भी पैसा है तभी बार्गेनिंग कर पा रहे हैं।
तो तीनों के पास पैसा होगा तभी वो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। यदि मान लो टाइगर श्रॉफ की पिक्चर नहीं चल रही है, इसकी पिक्चर नहीं चल रही है, ये आजकल वैसे ही फ्लॉप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास पैसा की कमी हो जाएगी, और पैसे की कमी होगी तो अगली बार से वो चॉकलेट खरीदने जाएंगे क्या, और इतना प्राइस देने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ने के वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हमने समझा क्या, इन्फ्लेशन के थ्रू, कि मार्केट में क्रेडिट फ्लो मतलब पैसों की मात्रा, पैसों की मात्रा या मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट में ज्यादा होगा, इसीलिए मार्केट में क्या बन रहा है, डिमांड बन रहा है, नहीं तो डिमांड बनता क्या, नहीं बनता। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि महंगाई बढ़ने के केवल अपन ने ये समझा कि ये क्रेडिट फ्लो होता है, क्या महंगाई बढ़ने का केवल एक ही रीजन है क्या, नहीं, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसको डिटेल में जानते हैं कौन कौन से रीजन होते हैं। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, पहला समझते हैं, वो है डिमांड पुल। कि मार्केट में जब जब डिमांड होगी उससे भी क्या हो सकता है, मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है। और डिमांड बढ़ने के कौन कौन से रीजन होते हैं वो भी देख लेंगे। हम्म, हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, क्रेडिट फ्लो देखा था, हाँ जी हाँ। किसी भी प्रकार से मार्केट में यदि क्या होगा, पैसों की मात्रा बढ़ती है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड देखने मिलेगी। अब पैसों की मात्रा बढ़ने के पीछे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। तो पहला तो क्या होता है, महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्रेडिट फ्लो, पैसों की मात्रा। तो इसके कारण क्या होती है, महंगाई बढ़ने मिलती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे भारत की, या कहीं पर भी देखने मिलेगी, वो है जनसंख्या या पॉपुलेशन। ऐसा क्यों, सीधी सी बात है कि जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर क्या होता है, डिमांड ज्यादा होगी। या तो टाइगर श्रॉफ चॉकलेट खरीद लेगा, नहीं तो ये खरीद लेंगे, नहीं तो ये खरीद लेंगे। यदि ये तीनों नहीं खरीद पाया तो कोई और खरीद लेगा, बिकॉज वहां पर क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए क्या होता है, मार्केट में क्या बना रहता है, डिमांड। और यही सबसे बड़ा रीजन रहता है कि शहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वहां पर क्या होती है, कीमतें बढ़ने लग जाती है। बट वही जितना आप रूरल इलाकों में जाओगे तो वहां पर क्या होता है, कीमतें कम देखने मिलेगी, और महंगाई भी क्या होता है, कम देखने मिलता है। तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन में जो अपन ने पहला देखा, डिमांड पुल, उसमें हमने देख लिया पैसों की मात्रा फ्लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली सबके हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट में क्या करेंगे, वो डिमांड क्रिएट करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है महंग जनसंख्या। तो ठीक है, तो जनसंख्या के कारण भी क्या होती है, मार्केट में डिमांड हमेशा सामान की बने रहती है। अब देखते हैं क्रेडिट फ्लो किस किस प्रकार से बढ़ सकता है। तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अलग अलग तरीके से मार्केट में पैसा फ्लो कराती है, और जब भी पैसा फ्लो कराएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड होगा। जैसे आपने सुना होगा कि सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन में जब बहुत लोगों की जॉब चली गई थी तो अलग अलग प्रकार से सरकार ने लोन देने का काम किया, ताकि लोन दे देंगे या फिर डायरेक्ट पैसा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो हमको क्या होता है, डिमांड करने के लिए काम आ जाता है। बट आपने सुना होगा कि यूएसए में क्या था, जैसी अनएम्प्लॉयमेंट आया तो वहां की सरकार ने 72,000 रुपीज पर मंथ देने का वादा किया। या फिर हमारी सरकार ने खुद प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले 6 महीने तक। या फिर सरकार ने स्वनिधि स्कीम चलाया, या फिर एमएसएमई के लिए लोन दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया। तो सरकार जैसे करती है, सब्सिडी के माध्यम से, स्कीम के माध्यम से पैसा देती है, तो लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा।
चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से या किसी भी प्रकार से। और जब वो पैसा आएँगे तो क्या करेंगे वो लोग खर्चा करेंगे, उस चीज़ की डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो कहीं न कहीं मार्केट में क्या होगा पैसा फ्लो होगा। दूसरा, एक आपने सुना होगा कि सरकार सड़कें बनाती है, सड़कें बना रही है, मेट्रो बना रही है, बुलेट ट्रेन बना रही है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, पीएसयू सेक्टर खेल रही है। तो इसी बहाने क्या होगा सरकार खर्चा करेगी, हथियार मँगा रही है, हथियार मँगाने में भी क्या होगा खर्चा होगा। और सरकार जब खर्चा करेगी, कोई चीज़ बनाएगी तो क्या देखने मिलेगा हमें मार्केट में एम्प्लॉयमेंट देखने मिलेगा। और मार्केट में जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग क्या मिलेगी मिलेगी, सैलरी मिलेगा मतलब उनके हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेंगे लोग खर्चा करेंगे। और जब खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है मार्केट में डिमांड बने रहती है। एक आपने सुना होगा एफडीआई। एफडीआई का क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको अपन लिख लेते हैं। हाँ, तो अगला देख लेते हैं वो है हमारा एफडीआई। तो मार्केट में क्या होता है अलग-अलग प्रकार से। अब हमारा देश में क्या होता है 1991 के बाद से क्या हो गया एफडीआई के लिए ग्लोबलाइजेशन को परमिशन मिल गई। पहले हमारे देश में एफडीआई क्या होती थी बहुत ही कम आती थी। बहुत ही कम आने से क्या होता था उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था। अब मार्केट में क्या आती है बहुत ज़्यादा क्या देखने मिलेगी एफडीआई देखने मिलेगी, जिससे क्या होती है फॉरेन कंपनी हमारे भारत में आती है और फॉरेन कंपनी जब आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे कि ये जितनी भी कंपनी है फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, वीवो, ओप्पो, रियलमी, अलग-अलग जो संस्था होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, काम किया जाता है या अ, उनके द्वारा क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो क्या देखने मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट देखने मिलेगी। और आप खुद ही सोचिए ना, अब 15-20 साल पहले आपने वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, स्विगी, फिर ओला, उबर, अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनके बारे में उतना नहीं सुना होगा। आज देखिए कितने लोगों को जॉब मिल रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इन कंपनी में आने से क्या हो गया, बहुत लोगों को क्या मिल गया, जॉब मिल गई। जॉब मिल गया मतलब क्या होगा उनके हाथ में सैलरी आ गया होगा और सैलरी आ गया है मतलब क्या होगा कहीं न कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँगे वो खर्चा करेंगे और जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो मान लो जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो ब्रेड हो या फिर हमारा कुछ खाने-पीने की सामान हो, उसकी सप्लाई बराबर हो रही है तो ठीक, नहीं तो मार्केट में क्या हो जाएगी उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग टैक्स। हाँ, अब भारत में क्या होता है टैक्स के मामले में कि सरकार क्या लगाती है, अलग-अलग प्रकार से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। यदि मान लीजिए हमारे देश में पहले क्या था कि 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पे आपको देना पड़ता था टैक्स। फिर सरकार ने क्या कर दिया 5 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगा दिया और अभी क्या कर दिया सरकार ने 7 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे क्या लगा दिया टैक्स। इसका मतलब अभी पहले ऐसा था कि जिनकी इनकम पहले 6 लाख थी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। इस मामले में भी देना पड़ता था इस मामले में। बट इस मामले में देने मिल रहा है क्या? नहीं। तो उनका कुछ ना कुछ पैसा क्या हो रहा होगा? बच जा रहा होगा। और जिसके पास जितना पैसा बचेगा तो क्या करेगा अब उसमें खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो मतलब मार्केट में क्या करेगा अननेसेसरी क्या करेगा डिमांड क्रिएट करेगा। और अननेसेसरी डिमांड क्रिएट करेगा तो कहीं न कहीं मार्केट में हमेशा उसकी सप्लाई बराबर होनी चाहिए, सप्लाई कम हो गई तो क्या देखने मिलेगी? महँगाई देखने मिलेगी। दूसरा आपने सुना होगा कि
एक होता है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो सरकार क्या करती है, कीमतों पे सामान पर टैक्स लगाती है, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। तो मैक्सिमम जो सरकार टैक्स लगाती है वो कितना लगाती है, 28%। मान लेते अभी आप एसी लेते हैं 10,000 रुपीज का, उसमें क्या लग रहा है, 28% जीएसटी लग रही है। इसका मतलब इसका 28% कितना हुआ, 10% मतलब 1000, मतलब कितना हो जाएगा, 2800। तो 2800 रुपये आपको अभी क्या देना पड़ता है, जीएसटी के रूप में देना पड़ता है। अब इन केस सरकार ने बोला कि हम क्या करते हैं, एसी से जीएसटी खत्म कर देते हैं, तो आपके पास इतने सारे पैसे बच जाएंगे। तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो कि एसी 10,000 का तो नहीं मिल रहा होगा, चलो कितने का ले रहे होंगे अपन, 40,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इस प्रकार से क्या देखने मिलता है आपको, सामान देखने मिलता है कि इतना पैसा हमारे पास बचेगा, तो पैसा बचेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग, महंगाई क्या कर सकते हैं, मतलब डिमांड क्रेडिट फ्लो को बढ़ा सकते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे क्या होता है, किसी भी बैंक को लोन लेना होता है तो किसके पास जाएगी वो, आरबीआई के पास जाएगी। तो आरबीआई क्या लगाती है, उस पे इंटरेस्ट रेट लगाती है। अब आरबीआई क्या लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी। तो मान लेते हैं कोई बैंक ने बोला कि मुझे कितने लोन चाहिए, मुझे चाहिए 1,000 करोड़ का लोन। आरबीआई ने क्या बोला, मैं तुझे 5% के हिसाब से लोन दूंगा, मुझे 1 साल के बाद 5% दे देना। तो 1,000 करोड़ का 5% कितना हुआ, 1,050 करोड़। ठीक है, अब मान लीजिए सर, आरबीआई ने बोला चलो मैं लोगों से खुश होकर बैंकों को क्या करता हूँ, 2% पे लोन दे देता हूँ। तो मान लेते हैं कोई एसबीआई बैंक लोन लेने के लिए गई 1,000 करोड़। अब उसमें कितना लग रहा है, 2%। तो 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा उसे, 120 करोड़। पहले कितना देना पड़ रहा था, 150, इस बार कितना देना पड़ रहा है, 120। तो कहीं ना कहीं पैसे बचे, और जितना पैसा बचेगा तो मार्केट में क्या होगा, वो लोन के रूप में घुमाएगी। लोन के रूप में घुमाएगी तो हमारे हाथ में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और हमारे हाथ में पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसे खर्चा करेंगे। और खर्चा करेंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो ये भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम लोग, मार्केट में क्रेडिट फ्लो को बढ़ा सकते हैं। और क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, महंगाई बढ़ने का चांस रहेगा। अगला देखते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी और करप्शन उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मान लेते हैं कोई ऑफिसर है, एबीसी। मान लेते हैं उस ऑफिसर ने क्या किया, उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 1 लाख रुपया। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, करप्शन लेता है। उसको जितने लोग भी ब्राइब देने आते हैं तो वो आसानी से ब्राइब ले लेता है। और कहीं ना कहीं उसने क्या देखा कि मैंने इस महीने में 2 लाख का ब्राइब लिया, तो वैसे ही उसकी इनकम कितनी होनी थी, 1 लाख। बट एक्स्ट्रा उसने ब्राइब के रूप में कितना लिया, 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख रुपया तो अपने अकाउंट में शो नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं इससे आगे उसको नुकसान हो सकता है इनकम टैक्स के मामले में। तो क्या करेगा, उसको उस 2 लाख को जितना हो सके खर्चा करने का ट्राई करेगा। कैसे, मान लो उसके पास फोन नहीं है, या है तो क्या करेगा, महंगे महंगे फोन लेना शुरू कर देगा। फिर क्या करेगा, गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर नहीं है तो क्या करेगा, यदि होगा भी तो क्या करेगा, अननेसेसरी टू व्हीलर खरीद लेगा। क्यों, उसे किसी न किसी मामले में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे गोल्ड में के मामले में हो, या फिर रियल एस्टेट के मामले में हो, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर लोन देने का क्या करेगा, काम करेगा। तो मार्केट में क्या हो रहा है, वो अननेसेसरी डिमांड कर रहा है। तो यदि कोई करप्शन ज्यादा करेगा तो क्या होगा, मार्केट में अननेसेसरी डिमांड होगी, डिमांड होगी तो क्या होगी कि उसे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ने का चांस रहेगा। तो उम्मीद है कि करप्शन से भी क्या होता है, नुकसान देखने मिलते हैं।
अगला देखते हैं ब्लैक मनी। सेम इसी के लिए लेते हैं। मान लो ए ऑफिसर की एक महीने की इनकम 1 लाख है, तो साल भर में उसकी इनकम कितनी हो गई? 12 लाख। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है, यदि आपकी इनकम क्या होती है, 7 लाख से ऊपर होती है, तो क्या कहता है, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस ए व्यक्ति को 5 लाख के आस के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। जितनी भी उसके होते हैं 3 लाख से निकालते हैं, 3 6 लाख ऐसा करके निकालते हैं, उसको स्लैब होता है लगा। तो मान लेते इसको इतना इतना लाख तो इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मान लेते उसे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपए क्या देना पड़ेगा उसे? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट मान लीजिए 2 लाख रुपए के बदले वो क्या करता है, इस पैसे को छुपा देता है सरकार से नजरों के मामले में, कि भाई मेरी इनकम कितनी है, 12 लाख नहीं है, कम है करके। और अपना 2 लाख बचाने के लिए सरकार को छुपा देगा कहीं पर। इसको क्या करेगा, कहीं पर छुपा के किसी हवाला के थ्रू या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एनजीओ के माध्यम से कर देगा, उसको ब्लैक को व्हाइट कर देगा। तो ऐसे मनी क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। तो जो लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते, टैक्स छुपाने का काम करते, वो क्या हो जाता है? हमारा ब्लैक मनी। तो जो पैसा सरकार को डायरेक्टली मिलना था वो पैसा मिल नहीं पाता, इसी पैसे को बोलेंगे ब्लैक मनी। जैसे आपने सुना होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने क्या किया, अपने यहाँ पर पेट्रोल डीजल की क्या करता है, बेच बेच के पैसा कमाता है। तो वहां पर लोगों से बोलता है कि आप कोई भी टैक्स मत दो, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। यूएई में भी क्या होता है, टैक्स कम लगता है। क्यों? ताकि लोग ब्लैक मनी के रूप में छुपा ना सके, उनको आराम से फ्री होके कितना भी पैसा है खर्चा करो, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि खर्चा करोगे तो मार्केट में क्या रहेगी, अननेसेसरी क्या होगी, हमेशा डिमांड बने रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो पैसा भी फ्लो होगा और देश को फायदा होगा। तो हर कंट्री की क्या होती है, पॉलिसी अलग अलग देखने मिल जाती है। अगला देख लेते हैं शो ऑफ। हमारे भारतीय कल्चर में जो नया नया आया है वो है शो ऑफ का। कहीं ना कहीं हम लोग कोई सामान इसलिए खरीदते ताकि लोगों को दिखा सके। हम अपनी खुशी के लिए खरीदते हैं क्या? नहीं। हमारे पड़ोस ने कोई कार लिया होगा, स्कूटी ली होगी, घर में टीवी फ्रिज पर आया होगा, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या करना है, अच्छा पड़ोसी ने लिया तो हमें भी चाहिए। अच्छा वो वाले आंटी ने ये कपड़ा पहना था, अच्छा ये चाहिए। वो इस प्रकार से क्या होती है, हमारी क्या होती है, डिमांड होती है। लड़कों में भी होती है कि भाई हमें बाइक चाहिए, शर्ट चाहिए, इस प्रकार से कार चाहिए। क्यों? अपने लिए नहीं, शो ऑफ करना है। हम घर भी इसलिए बनाते ज्यादा से ज्यादा कि भाई अच्छा से अच्छा, कि हम लोगों को दिखा सके कितना अच्छा घर है। उसके बाद जो आजकल शो ऑफ का जो कल्चर आ रहा है वो आ रहा है हमारे मैरिजेस में। हम मैरिजेस केवल दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना नहीं, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में दिखा सके कि देखो कितने अच्छे से प्री वेडिंग शूट हुआ है, प्री वेडिंग शूट हुआ है, कितने अच्छे से एंट्री हुई दुल्हन की, और कितना अच्छा खाना है, कितने महंगे महंगे क्या है हमारे इनविटेशन कार्ड है, फिर कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग कितनी अच्छी है, डीजे कितना बड़ा है, कितना साउंड प्रूफ वाला अच्छा है। वो सब कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम लोग मार्केट में लोगों को दिखा सके, इसलिए भी क्या करते हैं, हम अननेसेसरी रूप में शो ऑफ करना चाहते हैं। और जितना शो ऑफ करेंगे तो अननेसेसरी क्या होगी, मार्केट में क्या होगी, डिमांड बनी रहेगी। और डिमांड बनी रहेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ने का चांस रहता है। इतने सारे रीजन है मार्केट में डिमांड बनने के। अगला देख लेते हैं, वो है कॉस्ट पुश। तो ये हमने समझा था कि मार्केट में किस किस प्रकार से क्या होती है, डिमांड बनी रहती है। अब देख लेते हैं कि भाई और भी कौन कौन से रीजन है। अभी तक हमने केवल डिमांड ही देखा था कि जिसके कारण से महंगाई बढ़ती है। दूसरा हमने क्या देखा है, कॉस्ट पुश। इसमें क्या देखते हैं, किसी सामान को बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल डिसाइड करता है कि सामान सस्ता है कि सामान महंगा है। यदि मान लीजिए किसी भी सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो सामान भी सस्ता होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो सामान भी क्या देखने मिलेगा, महंगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक सामान। हम लोग क्या करते हैं, घर में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं। बट आप सबको पता होगा कहीं ना कहीं हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आए बहुत ही कम इंडियन कंपनी के होंगे। मैक्सिमम एलजी, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, नोटमी, आईफोन,
चलो वो अलग हो गया। या फिर अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं और मैक्सिमम क्या मिलेंगे, या तो वो हमें चाइनीज कंपनी के मिलेंगे, या फिर सैमसंग कंपनी के मिलेंगे, सोनी कंपनी के मिलेंगे, या फिलिप्स, या फिर फिलिप्स कंपनी के देखने मिलेंगे, पैनासोनिक मिलेंगे। सब कहाँ की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। अब यहाँ पर जो भी मान लेते एसी को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट लगते हैं, उसके जो हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर है, वो सब क्या मिलते हैं, चाइना में सस्ते मिलते होंगे, यहाँ सस्ते मिलते होंगे। इसीलिए क्या करते हैं, वो सामान अपना सस्ता बेचने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वहां सामान सस्ता है, इसलिए क्या करते हैं, सामान यहाँ पर उतने ही क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक एवरेज प्राइस में मिल जाता है। तो हमारे भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने मिल रहे होंगे, मैक्सिमम फॉरेन कंपनी के देखने मिलते हैं, बिकॉज वहां पर रॉ मटेरियल क्या होता है, सस्ता होता है। अब इन्हीं रॉ मटेरियल को जब भारत की कंपनियां बाहर से लेके आती हैं, तो वो रॉ मटेरियल महंगा पड़ जाता है, बिकॉज कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर उसको बनाते बनाते क्या होता है, इसको असेंबल करते करते सामान थोड़ा सा महंगा लगता है, और हम लोग उतना इंडियन कंपनी फिर ले नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पार्ले जी। पसंद है पार्ले जी? जी फॉर जीनियस। अब पार्ले जी सबको पसंद होगा, बचपन से हम लोग खा रहे हैं। अब ये बनता किसका है, ये बनता है व्हीट फ्लोर या मैदे। तो क्या क्या लगता होगा इसमें, पार्ले जी में? शुगर, ऑयल लगता होगा, वाटर लगता होगा, और जो भी केमिकल मिलाते होंगे। अब मान लीजिए अभी आटा कितना रुपए किलो है? अभी आटा है 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो अभी आटा 40 रुपए पर केजी के हिसाब से है, इसलिए पार्ले जी कंपनी 5 रुपए में 7 या 8 बिस्किट दे पाती है। बट मान लीजिए यदि आटा कितना हो जाए, 400 रुपए किलो, तो क्या पार्ले जी कंपनी 5 रुपए में 7 8 बिस्किट दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी। इसका मतलब उसमें जो लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया, तो सामान भी क्या देखने मिलेगा, महंगा देखने मिलेगा। शुगर अभी कितना है किलो है, 50 रुपए किलो। तो अभी वो 50 रुपए किलो का तो सही है, नहीं तो 500 रुपए किलो मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल महंगा होगा तो पार्ले जी भी महंगा, तो मिलावट उसमें ज्यादा देखने मिलेगी। इसलिए आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल, कि कोई भी सामान हमें सस्ता और महंगा मिलेगा, उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल क्या है, अभी सस्ता है। उम्मीद है सबको ये वाला एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। तीसरा देख लेते हैं, वेज पुश। क्या किसी भी सामान को बनाने के लिए जो कंपनी होती है, वो एम्प्लॉय पे कितना खर्चा करती है, कितना नहीं, उसके बेस पे भी क्या होती है, सामान की प्राइस डिसाइड होती है। मान लेते हैं किसी कंपनी बनाने वाली, किसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में एम्प्लॉय आराम से सस्ते दामों में लेबर इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो सामान भी क्या देखने मिलेगा, सस्ता मिलेगा। यदि वहां पर एम्प्लॉय बहुत ही महंगे होंगे, कॉस्टली होंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे, तो उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो सामान भी क्या देखने मिलेगा, महंगा। इसीलिए बड़ी बड़ी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या इंडस्ट्री कंपनी है, वो ट्राई करती है कि वो ऐसे जगह पे अपनी कंपनी ओपन करे जहां पर उन्हें इजिली क्या मिल जाए, लेबर मिल जाए। तो यदि क्या होंगे, किसी कंट्री में सस्ते लेबर पॉलिसी मिलेंगे कि वहां पर लेबर को आप कम से कम सैलरी में भी रख सकते हो, कोई फिक्स प्राइस ना हो कि नहीं आपको सैलरी इतना ही देना पड़ेगा या इतना कम देना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि कंपनी को मजबूरन सामान महंगा बेचना पड़ सकता है। बट मान लो जैसे चाइना और भारत जैसे देशों में क्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो लेबर क्या होता है, आसानी से क्या मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, और कम से कम सैलरी में काम करने को भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसलिए सामान जो बन के तैयार होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सस्ता देखने मिलता है। बट जैसे वेस्टर्न कंट्री या यूरोप हो गया, वहां पर क्या देखने मिलता है, लेबर आसानी से मिलते नहीं, बिकॉज पॉपुलेशन क्या है हमारी, मतलब वहां पर क्या है, कम है। तो लेबर आपको क्या देना पड़ता है, टाइम के हिसाब से देना पड़ता है, और ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए वहां पर क्या होता है, खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और खर्चा ज्यादा होगा तो मतलब क्या देखने मिलेगा आपको, सामान की कीमतें भी क्या देखने मिलेगी, ज्यादा देखने मिलेगी। तो ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया, डिमांड पुल,
कॉस्ट पुश और वेज पुश। आइए चलते हैं। चौथा चौथा है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। फिर देखेंगे हम लोग जो सबसे लास्ट में है वो है कोर इन्फ्लेशन। अब किसी भी सामान की मार्केटिंग और ब्रांडिंग इतनी ज्यादा कर लो कि सामान ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सॉफ्ट ड्रिंक्स। सबको सॉफ्ट ड्रिंक पसंद होगी, सबके अलग अलग चॉइस होंगे, सबके पसंदीदा होंगे। किसी का कोका कोला होगा, किसी का पेप्सी होगा, किसी का मिरिंडा होगा, किसी का स्प्राइट होगा, किसी का क्या होगा, फेंटा होगा, किसी का क्या होगा, माउंटेन ड्यू होगा। डर के आगे जीत है। अब जो भी आपको क्या सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, आप खुद ही सोचिए क्या सॉफ्ट ड्रिंक बनते कैसे। उसमें कोई ना कोई एक्टर आ जाएगा, बोलेगा डर के आगे जीत है, आज कुछ तूफानी करते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला। तो कहीं ना कहीं कोई एक्टर हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, उनको क्या कर देते हैं, मार्केटिंग के नाम पे, ब्रांडिंग के नाम पे खड़ा कर देते हैं। अब वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है बहुत ही क्या करती है, बॉडी को नुकसानदायक करती है। अब वो बनती कैसे है, उसमें लगा रहता है वाटर, उसमें क्या मिला रहेगा, थोड़ा शुगर, शुगर थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा लगा रहता है, और साथ में क्या रहता है, सोडा वोडा मिला देते हैं। वाटर तो हमको आसानी से अवेलेबल मिल जाता है, कंपनी केमिकल और शुगर मिला मिला के क्या करते हैं, सामान बहुत महंगा बेचती है। और महंगा बेचेगी तो 5 रुपए 10 रुपए की चीजें हमें कितने में बेच देगी, 10-15 में। एक आपने सुना होगा आईफोन ब्रांड के बारे में। तो लोग आईफोन क्यों लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको शो ऑफ कर सके कि भाई हमारे पास देखो कितना महंगा फोन है, कितना नहीं। तो ये भी एक रीजन है। दूसरा क्या रीजन है, वो है ब्रांड। इतना महंगा क्यों मिल रहा है, फीचर्स तो उसके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा देखने मिलेंगे, बट कंपनी ने क्या कर दिया, ब्रांड कर दिया। ओहो आईफोन, आधा कटा हुआ सेब, ओहो उसके क्या आईपैड है कि नहीं, मैकबुक। हाँ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या कर दी गई, उसकी ब्रांडिंग कर दी गई। और ब्रांडिंग कर दी गई मतलब क्या हो जाएगा, सामान ऑटोमेटिकली क्या होता है, महंगा मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मेडिसिन। हाँ, मेडिसिन क्या होती है, एक होती है कि कंपनियों के नाम पे मेडिसिन बेची जाती है, कि उसकी ब्रांडिंग या लेवलिंग कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, कंपनी क्या होती है, बहुत ही 5-10 रुपए की जो दवाई को भी वो 150-200 रुपए में बेचने का ट्राई करती है। दूसरा, आपने देखा होगा कैंसर की दवाई के बारे में सुना होगा, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो मुश्किल से 800-900-1000 रुपए होती है। बट ब्रांडिंग के नाम पे क्या करती है, वो 10,000 15,000 20,000 50,000 में बेचती है। तो ये सामान महंगा क्यों मिल रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, वो है ब्रांडिंग। कि किसी भी कंपनी का कर लो, ब्रांडिंग इतनी ज्यादा कर लो कि सामान क्या कर सके, वो महंगा बिक सके। अब देखते हैं आखिरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन है, वो है कोर इन्फ्लेशन। तो भारत में कितने कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर है। जैसे क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो कितने होगा ये, 1 2 3, और लास्ट है स्टील। तो हमारे भारत में कितने कोर सेक्टर हैं, 8 कोर सेक्टर हैं, जो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। इन 8 कोर सेक्टर में किसी एक प्राइस में भी कम या ज्यादा देखने मिलेगी, तो उसका क्या होता है, डायरेक्टली इफेक्ट क्या देखने मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में देखने मिल जाएगा। कैसे समझते हैं? अब कच्चा तेल हमारे भारत में होता है क्या,
कच्चा तेल को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी डेली नीड्स का करीबन 85% क्या करते हैं हम लोग, कच्चा तेल क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं। अब हमें सस्ता कैसे मिलता होगा, जैसे मान लो हमें किसी भी गल्फ कंट्री या ओपेक कंट्री से कच्चा तेल मंगाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, हमें बैरल के फॉर्म में भेजते हैं। तो 1 बैरल मतलब कितना होता है, 159 लीटर क्रूड ऑयल होते हैं। 159 लीटर क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, 1 बैरल की प्राइस सेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे भारत में अभी $1 इक्वल टू 82 रुपीज है, हम समझने के लिए 80 रुपये मिलता है। तो लॉकडाउन से पहले कितना चल रहा था, $70। तो $70 के हिसाब से हमने उसको पे करते थे, तो हमें क्या पड़ता था, ये क्रूड ऑयल 40 रुपए या 35 रुपए के हिसाब से लीटर पड़ता था। उसके बाद इस कच्चे तेल को क्या करती थी, हमारे भारत की जो रिफाइनरी प्रोडक्ट कंपनी है, रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, उसको रिफाइन करती थी, और रिफाइन करने के बाद क्या बनाते कि इसका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और एरोनॉटिक्स टरबाइन फ्यूल, जो जो कहाँ लगता है, हमारा एरोप्लेन में देखने मिलते हैं। वो तो सबसे महंगा देखने मिलेगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। अब 40 + 15 रुपए हो गया। अब उसके बाद क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें टैक्स लगेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना टैक्स 20-25 रुपए रखती है, मान लो कितना रख लिया, 20 रुपए। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कितना टैक्स लगा रही है, तो महाराष्ट्र में कितने का मिल रहा है पेट्रोल, 106 रुपए का। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना लगा रही होगी, आराम से 31 रुपीज क्या लगा रही है, टैक्स लगा रही है। तो यहाँ पर पेट्रोल कितने का मिल रहा है, 106। डीजल उससे 5 रुपए कम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा डीजल को कम रिफाइन करना पड़ता है, पेट्रोल को ज्यादा रिफाइन करना पड़ता है। अब समझते आगे। अब मान लिए कि भाई यूक्रेन, सॉरी, लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, तो ऐसे में क्या हो गया, इसकी डिमांड कम हो गई। तो एक समय इसकी जो 1 बैरल की प्राइस थी वो कितनी पहुंच गई थी, $7 तक पहुंच गई थी। बट जैसे ही 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, तो इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई, $100 तक बढ़ गई। अब $100 तक पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं इसकी कीमतें भी बढ़ेगी। तो आपको याद है कि नहीं, अचानक से बीच में इसकी प्राइस 106 की जगह कितनी हो गई थी, 120, 125 और 130 तक हो गई थी। तो यदि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, तो डीजल भी बढ़ रहा होगा, दोनों के बीच में 5 रुपए के आसपास का डिफरेंस रहता है। यदि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। हम जितने भी सामान लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, गाड़ियों से लेके आते हैं, ट्रेनों से लेके आते हैं, प्लेन में लेके आते हैं, सामान की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ देखने मिलता है हमको, रेलवे में देखने मिलता है। मैक्सिमम सामान हमारे उसी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब रेलवे में क्या होता है कि उसको 1 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रेल को चलाने के लिए उसमें 15 से 20 लीटर क्या लगता है, डीजल लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में कितनी ट्रेनें रेलवे के थ्रू जाती है, क्या होती है इसमें, पेट्रोल डीजल, सॉरी, डीजल लगता होगा। तो डीजल महंगा होगा तो क्या होगा, सामान की कीमतें क्या होगी, महंगी देखने मिलेगी। और इसका असर क्या होगा, हमारी हर चीज पे पड़ेगा, डेली नीड्स के हर चीजों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने मिलता है। नेक्स्ट है कोल। हाँ, भारत में 70% बिजली किससे बनती है, कोल। एक क्वेश्चन हो रहा है, आज के डेट में सबसे ज्यादा हम लोग किस कंट्री से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले हम लोग सबसे ज्यादा कच्चा तेल मंगाते थे ईरान। बट जैसे ही ये प्राइस बढ़ने लगे, तो रशिया ने बोला कि हम आपको 30% का क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो आज के डेट में हम लोग करीबन अपना 25% से लेके 30% रशिया से इम्पोर्ट करते हैं। कोयला भी वहां से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, कि कोयला से क्या बनाएंगे, बिजली। तो यदि बिजली महंगा हो गया, तो बताइए, जो भी कंपनी
24 घंटे चालू है इंडस्ट्री सेक्टर में, तो वो सामान क्या होगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कीमतें बढ़ जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने सामान की कीमतें बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट महंगा होगा तो कंस्ट्रक्शन महंगा हो गया, टोल प्लाजा महंगा हो जाएगा, घर जो कंपनी बनने वाली है वो भी महंगी हो जाएगी, तो सामान भी महंगा मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड कर लिए। फर्टिलाइजर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे भारत में बहुत सारी चीजें क्या हो गई, महंगी दिख रही होगी, बट अभी देखा हो गेहूं चावल दाल बहुत ही कम प्राइस में हमको आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। उसके पीछे है सरकार सब्सिडी देती है इन कंपनियों को कि आप कम से कम दाम पे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सरकार क्या करे, किसानों को दे। क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड महंगा हो गया, बीज महंगे हो गए, तो किसानों को क्या होगा, महंगा पड़ेगा। किसानों को महंगा पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि वो जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो भी क्या करेंगे, महंगे दाम में बेचेंगे, तो उसका डायरेक्टली असर क्या होगा, हमारे खाने पे पड़ेगा। और हर चीज क्या होती है, खाने से होके ही जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। ये तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन से पहले आपको एक गैस सिलेंडर 500-600 रुपए में मिल रहा था, अभी कितने में मिल रहा है, 1000-1200। क्यों हो रहा है, बिकॉज नेचुरल गैस हमारे भारत में होता है क्या, नहीं। अब इसी से क्या बनाना है, एलपीजी बनाना है, सीएनजी बनाना है। इसको भी हम कहाँ से मंगाते हैं, रशिया से मंगाते हैं, तो रशिया तो फ्री में देगा नहीं, क्या लगाता है, महंगे दाम लगाता है। और महंगे दाम लगाएगा तो सीधी सी बात है कि हमें भी गैस सिलेंडर क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई, कच्चे तेल को क्या किया जाता है, हम लोग रिफाइन क्या बनाएंगे, पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल बनाते हैं। अगला है स्टील। हमारे कंस्ट्रक्शन में जितना भी काम होता है इंडस्ट्री में, सब क्या देखने मिलता है, हमें स्टील से बनता है। यदि स्टील से क्या होगी, जो कीमतें बन रही है सामान वो महंगी मिलेगी, तो सामान भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और सामान महंगा देखने मिलेगा तो क्या देखने मिलेगा, कि हमें कीमतें भी क्या होगी, बढ़ती हुई देखने मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतने सारे तरीके से मैं समझा पाया हूंगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। तो अभी तक केवल हमने ये पार्ट 1 देखा है, इसका क्या आ जाएगा, पार्ट 2 भी मिल जाएगा, जहां पर आगे हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा भी क्या क्या टर्मिनोलॉजी देखने मिलेगी, कौन कैलकुलेट करता है, कैसे करता है महंगाई को कैलकुलेट। तो आज की हम लोग इस सेशन में हमने क्या देख लिया था, इन्फ्लेशन होता क्या है, हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था और एक इमेजिनरी एग्जाम्पल देखा था, जहां से हमको समझ में आ गया होगा कि और कैसे कीमतें बढ़ती हैं। और इन्फ्लेशन बढ़ने क्या होता है, किस पर डिपेंड होता है, डिमांड सप्लाई प्राइस पे। और क्रेडिट फ्लो क्या होगा, हमारा ज्यादा हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा था कि महंगाई बढ़ने के कौन कौन से रीजन होते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, वेज पुश, और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे का जानेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।